मैं गौरव अस्थाना एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने आपके अपने ही चैनल ज्ञान द ग्रेट में। तो अभी जैसे कि मैंने आपको क्लास 12 की केमिस्ट्री मैंने शुरुआत किया था, जिसमें मैंने एक ही वीडियो डाली थी जिसका नाम था बायोमोलिक्यूल्स, जो कि आपके ऑर्गेनिक का सब्सटेंस, आपका ऑर्गेनिक का चैप्टर्स है। लेकिन हाँ, आपकी बायोमोलिक्यूल्स में मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया था। हाँ, फिलहाल वो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं थी, लेकिन हाँ, इस वीडियो में मैं आपको कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन दोनों को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर मैंने आपको पिछले आपके लेक्चर्स में मैंने आपको ये बताए थे कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कहाँ से पाए जाते हैं, इनके आपके क्लासिफिकेशन किस तरह से होते हैं, इनके क्लासिफिकेशन को किस तरह से बात कर सकते हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। तो यहाँ पर मैंने इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को समझाई थी। लेकिन हाँ, अभी इसके बाद जो आपकी जो मेन जो टॉपिक्स हैं वो आपके शुरू होंगी, ठीक है। तो हम यहाँ अपने आप यहाँ इस साइड देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जो आप ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर एक मैंने नॉर्मल से स्ट्रक्चर बताया। हाँ, जो आपकी OH की हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो पोजीशंस होती हैं वो थोड़ी सी चेंज होती हैं, बट यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर एक बहुत ही मेन चीज जो है, जो मैंने आपको समझाने के लिए फिगर बनाया है, जिसका नाम है कायरल्टी, CHIRALTY। क्या है? कायरल्टी। कुछ लोग उसको चिरल्टी भी बोलते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, बस अपनी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा कि कायरल्टी क्या होती है। देखिए, कायरल्टी होती क्या है कि अगर कोई, देखिए पहले आप लोग ये समझिए कि जो कार्बन्स होते हैं, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होता है, मतलब कि वो 4 डिफरेंट एटम्स के साथ वो बाइंड कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो जो आपके कार्बन्स होते हैं, अगर वो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप से अगर अटैच्ड हैं, कोई भी ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए, हर एक ग्रुप कैसे हो, अलग अलग होते हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कायरल्टी बोलते हैं, उसे हम कायरल कार्बन बोलते हैं। और उसी कायरल कार्बन को देखिए हम किससे दिखाते हैं? आपके एक स्टार से दिखाते हैं। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया आपको कि जो आपके कायरल कार्बन होते हैं वो क्या होते हैं? 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप से अगर अटैच्ड होते हैं, कोई भी एक सिंगल एटम उसमें सिमिलर नहीं होना चाहिए, चारों के चारों अलग होने चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, सॉरी मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार लगा दिया था। देखिए यहाँ पे होता क्या है, जैसे ये देखिए इस कार्बन के हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए पूरा ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। मतलब एक कार्बन के चारों जो अलग अलग जो बॉन्ड होते हैं वो क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए क्या होते हैं? कायरल कार्बन। अब ये कायरल क्यों होते हैं, इनमें क्या मैटर होते हैं, ये मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैंने आपको कायरल्टी समझा दिया कि कायरल्टी होती क्या है, ठीक है। तो अब देखिएगा कि अब मैं समझाऊंगा कि आपके एविडेंस के बारे में, मतलब कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स के ऊपर लेकर क्या क्या बातें हुई थी। तो देखिए, अभी मैंने आपको शायद पहले ही समझा दिया था कि ग्लूकोज जो होता है वो एक एक स्ट्रेट चेन रिएक्शन आपके चेन स्ट्रक्चर्स में या पाया जाता है। मतलब जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? बिल्कुल भी स्ट्रेट होता है। तो ठीक है, तो अब उसको समझने के लिए देखिए होता क्या है कि कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी थ्योरीज दी। कुछ साइंटिस्ट बोले थे कि जो ग्लूकोज है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? एकदम स्ट्रेट चेन वाइज होता है। और कुछ ऐसे आपके साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी का विरोध किया। इनका एविडेंस जो था, उनको दोनों एविडेंस मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। इन दोनों एविडेंस को आप देखिए और समझिए कि हाँ, कि दोनों के बारे में क्या क्या कहा गया है। वैसे कहा तो बहुत सारी चीज़ें गई थी कि आपकी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि आपके फास्फोरस पेंटाहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करने पर आप ये बनाते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो ये भी बहुत सारी चीज़ थी, लेकिन यहाँ पे जो 3 मेन जो आपके एविडेंस थे, ओपन चेन स्ट्रक्चर और एविडेंस ऑफ क्लोज चेन स्ट्रक्चर, मतलब कि अगेंस्ट जो थे, मैंने 3 एविडेंस आपके यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। तो आप देखते हैं, देखिए ओपन चेन स्ट्रक्चर की जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बोला कि जो ओपन चेन के लिए उन्होंने क्या अपनी थ्योरी दिया कि देखिए, थ्रू द एलिमेंटल एनालिसिस द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। मतलब कि हम किसी भी कंपोनेंट का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो हम लोग एलिमेंटल एनालिसिस के थ्रू उसको क्या करते हैं? हम निकालते हैं। तो ठीक है, तो होता क्या है कि हमने जो ग्लूकोज का जब एलिमेंटल एनालिसिस किया जब, तो हमको उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना निकला? C6H12 and O6। इज इट क्लियर? ये चीज मैंने आपको पहले से ही बता दिया था, जब मैं आपको पहले लेक्चर में जब मैंने आपको ग्लूकोज का डिफिनीशन बताया था, तो उसमें मैंने आपको यहाँ पर चीजें समझा दी थी, ठीक है। तो इसके बाद होता क्या है कि यहाँ पर देखिए एक चीज मैंने और यहाँ पे लिखा हुआ है कि
जो ग्लूकोज होते हैं द ग्लूकोज रिड्यूस विथ हाइड्रोजन आयोडाइड टू गिव एन हेक्सेन। मीन्स होता क्या है, एन हेक्सेन, एन मतलब क्या है, नॉर्मल मतलब नॉर्मल चेन है, कार्बन हाइड्रोकार्बन की एक चेन होगी। होता क्या है कि अगर हम किसी भी ग्लूकोज का रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अगर हम कराते हैं तो जो हमारा कंपाउंड जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, एन हेक्सेन होता है। इससे ये प्रूफ होता है कि जो हमारा ग्लूकोज होता है वो कैसा है, स्ट्रेट चेन में है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है कि माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद ब्रोमीन वाटर, किसके प्रेजेंस में, ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में अगर हम ग्लूकोज का रिड्यूस कराते हैं तो देखिए होता क्या है कि वो एक ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और देखिए होता क्या है कि ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन, कहने का मतलब ग्लूकोनिक एसिड तभी फॉर्म होगा ब्रोमीन वाटर के रिडक्शन में ऑक्सीडेशन के थ्रू जब उसमें कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप मतलब कोई भी कार्बोनिल ग्रुप अगर उसमें प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका वो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो वो क्या होगा आपका, क्योंकि आप लोग जरा ये समझिएगा कि किसी भी क्लोज स्ट्रक्चर में आपका एल्डिहाइड ग्रुप आपका प्रेजेंस नहीं होता है, चाहे तो एल्डिहाइड हो जाए चाहे तो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दो एक होते हैं जिनको हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि इसमें कि कार्बोनिल ये आपके टर्मिनल ग्रुप्स कहलाते हैं, क्योंकि देखिए ये मोनोवायलेंट होते हैं। मोनोवायलेंट कहने का मतलब जरा यहाँ समझिएगा, मैं इसमें रेस कर रहा हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, देखिए ये, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए CH डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम। तो देखिए हुआ क्या कि देखिए यहाँ पर एक मोनोवायलेंट है, मतलब जो इसकी वैलेंसी होती है, जो आपका कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, चाहे तो आपका देखिए एल्डिहाइड हो गया या फिर इसी में हम अगर आपका OH लगा देते हैं तो ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाता है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं और एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, ये दोनों मोनोवायलेंट होते हैं। ये हमेशा किसी भी आपके कंपाउंड के लास्ट एंड पर ही लगते हैं। अगर वो कंपाउंड अगर वो एक साइक्लिक फॉर्म में है तो फिलहाल ये आपका वहाँ पर यूज नहीं होता है। तो इसीलिए ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप होने का ये सिद्ध करता है कि ये प्रूफ करता है कि जो आपका जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, कि स्ट्रेट चेन में है। तो ठीक है, यहाँ तक तो हमने समझा दिया आपको कि पहला क्या था कि एलिमेंटल एनालिसिस के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को निकाला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था आपका, C6H12NO6 था। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिड्यूस कराने पर ये होता क्या था, ये एन हेक्सेन फॉर्म करता था। मतलब ये एविडेंस है किस चीज की, कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ओपन स्ट्रक्चर है। इज इट क्लियर? फिर यहाँ पर मैंने लास्ट में बताया कि जो अगर आपके किसी भी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन अगर हम ब्रोमीन वाटर के थ्रू करते हैं तो होता क्या है कि वह आपका ग्लूकोनिक एसिड में बदल जाता है। और ग्लूकोनिक एसिड जो होता है वो ये सिद्ध करता है कि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप या फिर आपके कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, जिससे कि ये प्रूफ होता है ये कैसा है कि स्ट्रेट चेन होता है। ठीक है, इसके बाद अब इसके अगेंस्ट बात करते हैं कि जो ग्लूकोज है, कुछ लोग जो ऐसे भी थे जिन्होंने बोला कि नहीं, ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक अलग तरीके से होता है, एक स्ट्रेट चेन में नहीं होता है। तो इसके अगेंस्ट क्या क्या इनकी थ्योरीज थी, जरा ये देखते हैं। होता क्या है कि द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप बट दे डू नॉट रिएक्ट विद द NaHSO3 एंड NH3। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी कंपाउंड में अगर एल्डिहाइड ग्रुप या फिर किसी भी कोई भी कार्बोनिल ग्रुप अगर उसमें प्रेजेंट होते हैं तो वह इन दोनों की प्रेजेंस में रिएक्शन जरूर करते हैं, लेकिन जो आपका ग्लूकोज होता है वो आपका इन दोनों के प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं कराता है। ठीक है, तो ये तो आपकी एक डिमेरिट निकल के आ गई कि इस थ्योरी की। ठीक है, फिर दूसरी बात करते हैं कि ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स क्या होते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है RMgX। R जो होता है वो एल्किल ग्रुप होता है, Mg मतलब मैग्नीशियम एटम एंड X इज द हाइड्रोजन ग्रुप। तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इसका नाम होता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। तो जो आपका कोई भी जो ग्लूकोज होता है वो आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है। अगर जबकि अगर ओपन चेन में होता तो ये तुरंत क्या होता, रिएक्ट कर जाता। इसके बाद क्या होता है कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज शो म्यूटा रोटेशन। मतलब कि जो आपके ग्लूकोज है वो अगर हम उसको एक्वस सॉल्यूशन में अगर उसको हम घोल देते हैं तो वो क्या दिखाता है, वो म्यूटा रोटेशन को दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पे बहुत ही बेसिक चीजें बताई, लेकिन एक चीज जो कि आपसे छूट रही है वो है आपका म्यूटा रोटेशन। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। इज इट क्लियर? ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपसे हमेशा पूछा जा सकता है। तो
तो यहाँ पर मैंने देखिए आपको इनकी चीजें मैंने आपको समझाई, ओपन चेन स्ट्रक्चर और क्लोज चेन स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पे इतनी चीजें समझाई। लेकिन यहाँ पर एक चीज छूट रही है, वो है आपका म्यूटर रोटेशन। म्यूटर रोटेशन टॉपिक पे चलते हैं, म्यूटर रोटेशन समझा के फिर डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन को भी समझाते थे। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा कि इस समय जो कोरोना का जो सिस्टम चल रहा है, जो सिचुएशन इस टाइम चल रहा है, पैंडेमिक कंडीशन जो इसमें चल रही है, हाँ इस कंडीशन में होता क्यों क्या रहा है कि आपकी जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो सब बंद चल रहे हैं। लेकिन एक बात यह है कि स्कूल कॉलेज बंद चल रहा है लेकिन आपकी एजुकेशन नहीं बंद चल रही है, क्योंकि सीबीएसई की गाइडलाइंस के थ्रू आपको ऑनलाइन क्लासेस के लिए पूरी तरीके छूट दे दी गई है। आप ऑनलाइन क्लासेस चलाइए, हर एक स्कूल कॉलेज की तरफ से आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो आप लोग ये मत समझिए कि हाँ स्कूल अगर खुलेगा तो ही हम पढ़ेंगे, अभी स्कूल नहीं खुला है तो हम नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि जब स्कूल खुलेगा, मान लीजिए मे भी अगर आपको जुलाई तक अगर स्कूल खुल जाता है तो भी जुलाई तक अगर आपका स्कूल खुल जाता है तो भी अगर आपका सिलेबस अगर स्कूल वाइज अगर खत्म किया जाएगा तो एक फॉर्मेलिटी के थ्रू ही खत्म किया जाएगा, तो आप उस पर इतनी ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक होते हुए अब मैं चलता हूँ म्यूटर रोटेशन के ऊपर, ठीक है। म्यूटर रोटेशन क्या है आपका? म्यूटर रोटेशन बहुत इजी है। देखिए नाम आपको पहले से समझ में आ रहा है, रोटेशन मतलब कुछ चीज ऐसी है जो कि क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो एक बार जरा सा हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फिर से बनाते हैं। देखिए ग्लूकोज में देखिए कितने कार्बन होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये वाला जो होता है ये क्या होता है, ये आपका, ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने बहुत ही सिंपल से मैंने आपको यहाँ पर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना दिया है। यहाँ पर मैंने कायरल कार्बन को नहीं दिखाया, इतना मेंशन ना कीजिएगा। तो ठीक है, म्यूटर रोटेशन देखिए होता क्या है कि बहुत बेसिक नॉलेज में समझिए कि म्यूटर रोटेशन क्या होता है। देखिए म्यूटर रोटेशन समझने से पहले आपको पोलैरिटी आपको समझनी पड़ेगी कि आपको ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो पहले एक बार समझिएगा। देखिए होता क्या है कि बहुत छोटे समझा रहा हूँ। देखिए होता क्या है कि ये आपकी ऑर्डिनरी लाइट है। क्या है? ऑर्डिनरी लाइट मीन्स ऐसी लाइट जो कि जिसका जो प्रोपगेशन होता है, जिसकी जो टेंडेंसी होती है, लाइट का जो ट्रेवल होता है वो एनी डायरेक्शन में होता है कि एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं होता है। तो ये हो गई आपकी ऑर्डिनरी लाइट। क्या हो गई? ऑर्डिनरी लाइट। अगर हम इस ऑर्डिनरी लाइट को हम निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं, निकोल प्रिज्म से। देखिए ऑर्डिनरी लाइट को जब भी हम निकोल प्रिज्म से हम क्या करते हैं, पास आउट करते हैं, तो ये जो आपका क्या है, आपका जो ऑर्डिनरी लाइट है, इसको हम ऑर्डिनरी लाइट को हम मोनोक्रोमेटिक लाइट भी कहते हैं। क्लियर? ठीक है, तो होता क्या है कि जो आपकी ऑर्डिनरी लाइट होती हैं, अगर जब हम उनको निकोल प्रिज्म से जब हम पास आउट करते हैं तो वह कन्वर्ट हो जाती है PPL में, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट। देखिए प्लेन पोलराइज लाइट कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपकी लाइट होती है, इनकी जो प्रोपगेशन होती है वो हमेशा क्या होती है, हमेशा आपके मेन एक्सिस से 90 डिग्री पर होती है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि एक हम ट्यूब लेते हैं जिसको हम पोलराइजर कहते हैं। क्या बोलते हैं? पोलराइजर बोलते हैं। इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजर। ठीक है, जब भी हम किसी प्लेन पोलराइज लाइट को जब भी हम किसी पोलराइजर के अंदर से पास आउट करते हैं, तो इस पोलराइजर में हम कोई सब्सटेंस रखेंगे। हम इस पोलराइजर में कोई सब्सटेंस रखेंगे जिसको हमको जांचना है कि क्या हो रहा है, कि वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है।
तो हम इस प्लेन पोलराइज लाइट को हम इसके अंदर से पास आउट करते हैं। अगर वो प्लेन पोलराइज लाइट कैसी थी, एकदम परपेंडिकुलर थी एकदम से, लेकिन अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जा रही है, अगर वो क्या कर रही है, हाँ, अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर वो रोटेट कर जा रही है तो वो कंपाउंड आपका क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंसेस है। और वहीं पर अगर हमारा जो आपका प्लेन पोलराइज लाइट है अगर वो एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट हो जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी सब्सटेंसेस, मतलब आरएस मैंने लिख दिया रोटेटरी सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर तो मैंने बहुत ही बेसिक मतलब बहुत ही सिंपल से मैंने आपको समझाया। फिर समझ लीजिएगा कि जब भी किसी ऑर्डिनरी लाइट को हम जब निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं तो ये ऑर्डिनरी लाइट जो होती है वो कहाँ पे चली जाती है, आपकी निकोल प्रिज्म से जब पास होती है तो वो क्या बन जाती है, आपकी प्लेन पोलराइज लाइट बन जाती है। और ये प्लेन पोलराइज लाइट जो होती है जब हम पोलराइजर्स के थ्रू जब उसको पास आउट करते हैं तो अगर वो क्लॉकवाइज घूमा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो लीवो रोटेटरी सब्सटेंस होते हैं। या तो क्लियर हो गया। लेकिन अगर जिस कब तक जैसे वो गया है वैसे ही अगर वो पास आउट हो गया, बिल्कुल भी जैसे वो गया है वैसे ही पास आउट हो गया, ना तो क्लॉकवाइज घूमा ना तो एंटी क्लॉकवाइज घूमा, तो ऐसे कंडीशन में हम उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव कहने का मतलब क्या है कि वो आपके ना तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर सकता है ना तो एंटी क्लॉकवाइज में। तो होता क्या है कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे होता है, ठीक। इनएक्टिव छोड़िए, पहले एक्टिव समझते हैं कि एक्टिव कब होगा। याद करिए यहाँ पर मैंने आपको कायरल कार्बन समझाया था कि कोई भी कार्बन अगर 4 डिफरेंट एटम से जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं। और जितने भी कायरल कार्बन होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अगर किसी कंपाउंड में जरा से भी अगर आपकी सिमेट्री पाई जाए, कोई भी सिमेट्री पाई गई तो हो जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको रोटेशन समझाया। ये बात याद कीजिएगा कि आपका जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस होते हैं इनको हम डिनोट करते हैं प्लस सिंबल से और स्मॉल डी से, ठीक, प्लस सिंबल से और स्मॉल डी से। और वहीं पर जो आपका लीवो रोटेटरी सब्सटेंसेस होते हैं इनको हम दिखाते हैं माइनस साइन से और स्मॉल एल से। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर तो बहुत ही इजी वे में मैंने आपको यहाँ पर समझा दी स्मॉल डी एंड स्मॉल एल कॉन्फ़िगरेशन। ये आपका पूछा जाता है एग्जाम्स में या फिर आपके अलग अलग चीजों में इसका यूज होता है, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। चलते हैं फिर से न्यूटन रोटेशन टॉपिक पे। मैंने आपको न्यूटन रोटेशन समझाने से पहले ये टॉपिक इसलिए समझाया क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए ये आपका नॉर्मल सा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर हम इस ग्लूकोज को हम एक कंटेनर में अगर हम घोल देते हैं, ठीक है, इस कंटेनर में अगर हम क्या कर देते हैं, घोल देते हैं, तो अब हम इसमें से प्लेन पोलराइज लाइट को हम पास करते हैं, ठीक। तो होता क्या है कि ये पहले क्या करते हैं, अगर ये अल्फा ग्लूकोज है तो ये पहले 112 डिग्री ये क्लॉकवाइज घूमेगा। क्या होगा, 112 डिग्री ये क्लॉकवाइज घूमेगा। और अगर ये बीटा ग्लूकोज है तो ये 19 डिग्री यह एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। एकदम इजी वे में समझिएगा। देखिए होता क्या है कि जब भी हम किसी ग्लूकोज को अगर हम एक्वस मीडियम में अगर इसको हम घोलते हैं तो होता क्या है कि आपका जो ग्लूकोज है अगर वो अल्फा डी ग्लूकोज है तो आपकी प्लेन पोलराइज लाइट जो होती है वो कैसे घूमती है, 112 डिग्री ये क्या होती है, क्लॉकवाइज ये घूम जाती है। और अगर ये बीटा डी ग्लूकोज है तो 19 डिग्री ये क्या होती है, यह एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती है। ये हो गया क्लॉकवाइज और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पर तो इतनी चीजें आपने समझ गए होंगे शायद। तो अब देखिएगा कि कुछ समय बाद लगभग 1 दिन या 1 घंटे बाद छोड़ने के बाद होगा क्या कि ये जो प्लेन पोलराइज लाइट में जो ये 112 डिग्री जो है यह घटकर आ जाएगा 52 डिग्री पे।
52 डिग्री पे आ जाएगा। और ये जो 19 डिग्री जो एंटी क्लॉकवाइज घूमा था ये भी आगे घूम के आ जाएगा कहाँ पर, 52 डिग्री पे। तो यहाँ पर देखिए दोनों में क्या हो रहा है, जो घटना हो रहा है, मतलब दोनों आकर एक जगह पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गए। इक्विलिब्रियम मतलब सौम्य अवस्था, मतलब कहीं पे वो किसी में कोई भी चेंजेस नहीं होंगी। तो ये दोनों घटकर आ जाएंगी 52 डिग्री पे। तो होता क्या है 52 या 54 पे आ जाती है और इससे इसका चेंजेस समझ लीजिए, इसका चेंजेस ही क्या कहलाता है, म्यूटा रोटेशन कहलाता है। फिर समझ लीजिए होता क्या है, एक बार जरा से अच्छे समझ लीजिएगा कि जब भी हम किसी ग्लूकोज के एक्वस सोल्यूशन में जब हम प्लेन पोलराइज लाइट को हम पास करते हैं तो अगर वो अल्फा ग्लूकोज है तो वो क्या हो जाता है आपका 112 डिग्री वो क्लॉकवाइज घूमेगा, और अगर वो बीटा ग्लूकोज है तो वो क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज 19 डिग्री घूमेगा। होता क्या है कि कुछ समय इस ग्लूकोज के एक्वस सॉल्यूशन को छोड़ने के बाद होता क्या है कि वो आपका 112 जो डिग्री क्लॉकवाइज घुमा था वो घटकर 52 डिग्री पा जाएगा, और वहीं पे जो 19 डिग्री है एंटी क्लॉकवाइज घुमा था वो आकर कहाँ पा जाएगा आपका 52 डिग्री पर। दोनों आके किस पे आ जाएंगे 52 डिग्री पे। तो 112 और 19 से 52 तक आना ही क्या कहलाता है, म्यूटा रोटेशन। देखिए यहाँ पे मैंने रोटेशन बोला है, ठीक है। तो यहाँ तक इतनी चीजें समझ में आ गई। म्यूटा रोटेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिलहाल आप लोग इसको हमेशा से इसको अपने दिमाग में रखे रहिएगा। तो म्यूटा रोटेशन क्लियर हो गया है। अब इसके बाद हम चलते हैं D&L कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, इस टॉपिक को मिटा देते हैं। म्यूटा रोटेशन तो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, आप वहां पर जाकर आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए, आपका आंसर जरूर मिलेगा। मैं अपने अगले आने वाले लेक्चर्स में उस आपके क्वेश्चन को आप जरूर से मेंशन करूंगा और उसको सॉल्व भी करूंगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं D&L कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, D&L कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अब बात करते हैं D&L कॉन्फ़िगरेशन की। तो अभी तो आप लोग सोच रहे होंगे अरे सर जी अभी तो आप D और L बताए हैं, लेकिन एक चीज आप लोग यहीं पर बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। आप लोग सोचते हैं कि D और L एक ही होते हैं, लेकिन परेशान मत होइए। देखिए यहाँ पर जो मैंने अभी आपको डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी मैंने अभी आपको जो समझाया है वो था स्मॉल d एंड स्मॉल l था। ठीक है, वो क्या था स्मॉल d और स्मॉल l। जो आपका कैपिटल D था वो क्लॉकवाइज घुमा देता था किसी सब्सटेंसेस को, और जो स्मॉल l था वो क्या होता था एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता था। इसको हम लोग बोलते थे डेक्स्ट्रो और इसको हम लोग बोलते थे लीवो। ठीक है, तो ये तो था स्मॉल d एंड स्मॉल l कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको कैपिटल D एंड कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कैपिटल D एंड कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन। तो ठीक है, समझाते हैं इसको, जरा देखिएगा। इसको देखिए, जैसे कि एक एग्जांपल तरह से लेते हैं। जैसे कि आप कभी कहीं जाते हैं, किसी दुकान पर आप जाते हैं, आपको चावल खरीदना हो, गेहूं खरीदना हो, तो आप लोग जाते हैं क्या बोलते हैं, आप लोग एक रेफरेंस रखते हैं। जैसे होता क्या है कि 1 किलो चावल दे दो, 1 किलो गेहूं दे दो। तो होता क्या है कि हम लोग एक रेफरेंस रखते हैं। जैसे कि हम लोग ने तराजू तोला, यहाँ पे एक आपका 1 किलो 1 kg आपका राइस हो गया, और यहाँ पर एक बटकरा होता है, बट्टा होता है, जिसको क्या होते हैं ये इसकी रेफरेंस में होता है। तो ठीक उसी प्रकार से हम एक रेफरेंस रखते हैं, और उस रेफरेंस को क्या हम बोलते हैं, उसका नाम है ग्लिसरॉल। उसका नाम क्या है, ग्लिसरॉल। जैसा कि देखिए आप लोग समझ लीजिए, ग्लिसरॉल जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि CHO CH2OH H एंड OH। ठीक है, तो यहाँ पर तो इतनी आसान सी चीजें हैं, तो बस इतना चीज समझिएगा। देखिएगा होता क्या है कि ये आपका जो कंपाउंड है इसका नाम है ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल। इसमें बहुत इजी वे में मैं समझाऊंगा कि देखिए यहाँ पर मैंने 2 कंपाउंड बना रहे हैं, ये आपका मिरर है, तो ये आपका वही स्ट्रक्चर, सॉरी
ये आपका यही स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये आपका OH इधर आ जाएगा और H इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऐसा स्ट्रक्चर बना। लेकिन ये देखिए ये जो है आपका क्या हो जाएगा, L कॉन्फ़िगरेशन, और ये जो है ये क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ये होगा आपका क्या, D कॉन्फ़िगरेशन। इज क्लियर? होता क्या है, हम किसी भी आपका ग्लूकोज हो चाहे मैनोज हो चाहे जो भी रेनोज हो चाहे जो भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, हम उनके बिल्कुल नीचे वाला कार्बन देखेंगे, बिल्कुल नीचे वाला। तो नीचे वाले कार्बन से देखने को क्या होता है, देखिए जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं कि जैसे कि आपका ग्लूकोज है, देखिए बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाया, समझ लीजिए। देखिए कि हम क्या करते हैं, आपका जो D और L कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें हम रेफरेंस रखते हैं आपके ग्लिसरॉल को। होता क्या है कि जैसे यहाँ पर एक आपका नॉर्मल सा आपके ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, तो इस ग्लूकोज स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं कि सबसे नीचे वाला जो आपका पॉइंट है, बिल्कुल नीचे वाला जो पॉइंट है, इस नीचे वाले कार्बन को हम क्या करते हैं, मेंशन करते हैं, आपको कंसीडर करते हैं। बस कुछ देखना नहीं है कि हम बस देखेंगे OH ग्रुप को, ठीक है। क्या देखेंगे, OH ग्रुप को। अगर OH ग्रुप अगर आपके राइट हैंड साइड में है तो ये हो जाएगा D, क्या हो जाएगा, D। और अगर वहीं पर आपका OH ग्रुप अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो वो क्या हो जाएगा आपका L। जैसे कि यहाँ पर मैंने मान लीजिए कि ऊपर वाला तो मान लीजिए हो जाएगा, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर H लिख दिया तो ये आपका क्या हो जाएगा L। और एक आपको बहुत ही बेसिक चीज समझ लीजिए कि जो आपके नेचुरल ऑकरिंग जो ग्लूकोज होते हैं, ग्लूकोज सब्सटेंस होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, आपके डी ग्लूकोज होता है, L ग्लूकोज होते हैं, वो लेबोरेटरी में ही फॉर्म किए जाते हैं। लेकिन नेचुरल में, नेचर्स में आपके जो भी ग्लूकोज पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, आपके डी ग्लूकोज ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको समझाया है और मैंने आपको बहुत सारी चीजें समझाई। तो इसी के साथ आपका कार्बोहाइड्रेट जो है, फिलहाल मुझे जहाँ तक लग रहा है कि कार्बोहाइड्रेट में जितनी सारी चीजें हैं ये आपकी क्लियर हो चुकी हैं। हाँ, अगर कोई भी टॉपिक अगर छूट रहा है तो आप उसको नीचे कमेंट में कीजिए, मैं आपको उसको जरूर क्लियर करूंगा। हाँ, लेकिन एक चीज आप लोग जरूर समझिएगा कि जो ग्लूकोज का जो रिएक्शंस हैं, कि आपका जैसे मैंने अभी बताया कि आपके ब्रोमीन वाटर के थ्रू और ब्रोमीन वाटर के थ्रू, हाइड्रोजन आयोडाइड के थ्रू, फास्फोरस पेंटाहाइड्राइड के थ्रू, PCl5 के साथ, तो ये सब जो रिएक्शंस हैं, अगर आपको ये रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिए, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और आप उसको अच्छे से समझ जाएंगे। और मेरी बायोमोलिक्यूल्स की जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, आप वहाँ से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे जरूर पूछिएगा। तो ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट तो यहाँ पर तो आप लोग खत्म हो चुका है, तो अब मैं आपको शुरुआत करता हूँ प्रोटीन के बारे में। तो ठीक है, प्रोटीन के बारे में तो आपको देखिए वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है और आप लोगों को बहुत बोर भी हो जाएंगे, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अब मैं आपके लिए रेगुलर एक न्यू वीडियोस लेकर आऊँगा और प्रोटीन से रिलेटेड आपकी जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी चीज़ें हैं, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ जो मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं उसमें आपके कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उसको समझ लीजिएगा। तो आपसे अब चलते हैं, आपसे विदा लेने के लिए इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू सो मच।